हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस को कैसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अर्थात इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का सीरीज संयोजन एवं पैरेलल संयोजन। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन अर्थात रेजिस्टेंस इन सीरीज ना। उसके बाद देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आई वीडियो के अंत तक बने रहिए ना और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं, तो श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं हम ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन? यदि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस सीरीज में इस प्रकार से कनेक्ट किए जाएं कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से जो करंट प्रवाहित होती है आई ना, यहाँ पर माना गया है कि जो करंट प्रवाहित हो रही है आई, तो जो आई करंट प्रवाहित होगी ये तीनों रेजिस्टेंसों में से समान मान की करंट प्रवाहित होगी। अर्थात जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा उतना इन तीनों में से समान होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगा ना। लेकिन जब इसको सप्लाई देते हैं, वी वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है ना। जैसे कि यहाँ सप्लाई देंगे तो इस R1 रेजिस्टेंस में मान लिया कि V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 में माना कि V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा और R3 में माना गया कि V3 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, V2, V3, R1, R2 और R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसका जो योगफल होगा सर्किट में दी गई वोल्टेज के बराबर होगा। तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देंगे ना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और रेजिस्टेंस R3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो रेजिस्टेंस R1 में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस R1 में वोल्टेज ड्रॉप तो कैसे निकालेंगे, दिया है V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और वोल्टेज ड्रॉप को जो फार्मूला होता है V इक्वल टू IR होता है ना। तो V इक्वल टू IR से देखेंगे तो I क्या है, यहाँ पर करंट है और करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर समान है, तो I लिया है यहाँ से ना। और रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो यहाँ पर R1 पुट करेंगे ना। तो V1 इक्वल टू I R1 और इसी प्रकार R2 में वोल्टेज निकालेंगे, रेजिस्टेंस R2 में वोल्टेज ड्रॉप, तो रेजिस्टेंस R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V2 इक्वल टू I R2। इसी प्रकार रेजिस्टेंस R3 में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस R3 में वोल्टेज जो ड्रॉप होगा V3 होगा और इसकी वैल्यू होगी I R3 ना। यहाँ पर तीनों में करंट की वैल्यू समान है क्योंकि जो सीरीज सर्किट है इसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, समान होती है ना। इस कारण से यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई है। अब ये V1, V2 और V3 ये वोल्टेज ड्रॉप है, इनका जो योगफल है सर्किट की कुल वोल्टेज के बराबर है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में V1, V2 और V3 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या है, IR1, IR2, V3 की IR3, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। जहां पर V1 है वहां पर V1 की वैल्यू पुट कर देंगे और जहां पर V2 है वहां पर V2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 यहाँ पर हो जाएगी। तो यदि एक रेजिस्टेंस और जुड़ा होता तो प्लस I R4 हो जाता ना। अब हम देखते हैं कि ओम के नियम से होता है V इक्वल टू IR है ना। हमने पढ़ा था V इक्वल टू क्या होता है, IR। चूंकि यहाँ पर हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, उसका फार्मूला निकालना है,
इस कारण से इस रेजिस्टेंस में हम क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं, जो कि टोटल रेजिस्टेंस को शो करने लगता है। तो ये कहां से आता है, हमारे ओम के नियम से। ओम के नियम से हम ये लिखते हैं V = IRT। अब V की वैल्यू यहाँ पर IRT लिख देंगे, तो यहाँ पर V की जगह पर IRT = IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ना, इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि तीनों में IR1 IR3 ना, तो तीनों में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो तीनों में देखते हैं कि हमको करंट क्या है, समान मिलती है। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। तो जब करंट की वैल्यू को कॉमन लेंगे तो IRT = I यहाँ निकल जाएगा बाहर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या बचेगा, यहाँ पर शेष बचेगा। अब यहाँ से I को कैंसिल कर देंगे, तो RT = हमको मिल जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 ना। ये टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। जब सीरीज सर्किट में हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस दिए हो ना, जैसे ये 10 ओम का दिया हो, ये 12 ओम का दिया हो, ये 15 ओम का दिया हो, वो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यदि हमको पूछा है तो इस फार्मूले की सहायता से हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। यदि इस सीरीज सर्किट में यदि समान वैल्यू के रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो उसके लिए हमको अलग फार्मूले की आवश्यकता होती है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 100 मान के 100 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यदि हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो इस फार्मूले में बहुत ज्यादा क्या होता है, समय की बचत नहीं होती है और बहुत ज्यादा समय हमारे यहाँ पर लगता है। तो जब समान मान के समान रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े हों और हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो तो उस समय हमारा फार्मूला होता है RT = N × R ना। जब समान वैल्यू के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो उस समय हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है RT = N × R, जहां पर जो N होता है ना, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और R होता है ऑन रेजिस्टेंस वैल्यू या ईच रेजिस्टेंस वैल्यू, है ना। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू या फिर ईच रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू या वन रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू। एक रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू है, वो क्या दिखाता है हमको, R दिखाता है। और N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात सीरीज में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 100 मान के 100 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो N की वैल्यू 100 है और R का मान क्या है, 100 है। तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तब इस प्रकार के क्वेश्चनों को वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीरीज सर्किट होता है इसमें हमको कौन कौन सी बातें याद रखनी है ना। तो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हैं सीरीज सर्किट के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई प्रकार के एग्जामों में जो टेक्निकल से संबंधित हैं उनमें उन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, तो उनको नोट करिएगा। तो जो सीरीज सर्किट होता है, सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कि जो सीरीज सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू समान होती है ना। तो पहला पॉइंट है कि करंट का मान सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू का मान समान होता है, ठीक है। तो जो सीरीज सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू समान होगी, जितनी करंट यहाँ से निकलेगी वो प्रत्येक रेजिस्टेंस में से उतनी ही करंट क्या होगी, प्रवाहित होगी और नेगेटिव टर्मिनल पर एंट्री करेगी। उसके बाद दूसरा लिखना है इसमें कि जो सीरीज सर्किट होता है इसका उपयोग हम अधिक मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो अधिक रेजिस्टेंस प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब हमको अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उसके लिए हम कौन से सर्किट का उपयोग करते हैं, सीरीज सर्किट का उपयोग करते हैं। जैसे आपको 2 रेजिस्टेंस दिए हैं और आपको अधिक रेजिस्टेंस प्राप्त करना है तो उनको सीरीज में आप कनेक्ट करोगे ना। और तीसरी पॉइंट यहाँ पर ये रखना है आपको
कि जो सीरीज सर्किट होता है उसके प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है और तीनों का जो योगफल होगा ये सर्किट की अप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ से कि जो सीरीज सर्किट होता है इसमें जो पावर होता है खपत, यहाँ पर जो युक्तियां लगी हैं, रेजिस्टेंस लगा है, उसमें जो पावर खपत होगी वो क्या होगी, सीधे जुड़ेगी ना। तो पावर खपत सीधे जुड़ती है लेकिन पावर रेटिंग सीधे नहीं जुड़ती है। तो यहाँ पर पावर क्या लिखेंगे हम, पावर खपत P1 प्लस P2 प्लस P3 ना। इस प्रकार से यहाँ से पावर क्या होती है, सीधे जुड़ती जाती है, जो खपत होती है वो पावर सीधे जुड़ती है ना। चौथा पॉइंट याद रखना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, पांचवा पॉइंट है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको प्राप्त होगा उसकी वैल्यू सबसे अधिक रेजिस्टेंस के मान से भी अधिक होगी ना। जैसे यहाँ से R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है, अलग अलग मान के हैं, और यदि टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू इन रेजिस्टेंसों में सबसे ज्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस से भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो पांचवा पॉइंट रखना है आपको, जो RT की जो वैल्यू होगी अधिक रेजिस्टेंस के मान से भी क्या होगी, अधिक होगी, अधिक प्रतिरोध मान से अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद छठवां पॉइंट याद रखना है। तो इस सीरीज सर्किट में आपने देखा है कि वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस सर्किट में आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज डिवाइडिंग नियम लागू होता है ना। तो छठवां पॉइंट है वोल्टेज डिवाइडिंग नियम लागू होता है, नियम लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीरीज सर्किट होता है उसमें क्या दोष होते हैं, है ना। दोष में देखते हैं कि यदि सीरीज सर्किट में एक भाग ओपन हो जाए या फिर एक युक्ति क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो पूरा सर्किट क्या हो जाता है, वहां पर बंद हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ का हो जाता है। तो परिपथ का एक भाग ओपन होने पर पूरा परिपथ बंद हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस तीन सीरीज में जुड़े हैं, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। पहला दोष ये है इसका। और दूसरा इसका दोष है कि जो भी सीरीज में उपकरण लगे हुए हैं वो समान करंट रेटिंग के होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से समान करंट होगी, प्रवाहित होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उपकरण है या एक डिवाइस है 5 एम्पीयर की करंट लेगी और दूसरी डिवाइस 2 एम्पीयर की करंट लेगी, तो ऐसे उपकरणों को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा करेंगे तो जो 2 एम्पीयर की करंट लेने वाली डिवाइस है उसको पूरा करंट मिलेगा, लेकिन जो 5 एम्पीयर की करंट है ना, 5 एम्पीयर की करंट लेने वाली डिवाइस को क्या मिलेगा, 3 एम्पीयर की करंट कम मिलेगी यदि सर्किट में 2 एम्पीयर की करंट प्रवाहित होगी तो ना। तो इस प्रकार से इसमें जो भी उपकरण या डिवाइस यूज करेंगे हम वो समान करंट रेटिंग की होना चाहिए ना। तो सभी उपकरण समान करंट रेटिंग के होनी चाहिए। ठीक है, ये दोष होते हैं सीरीज सर्किट में। अब हम देखते हैं कि जो सीरीज सर्किट होता है हमको प्रैक्टिकली या फिर हमारे आसपास कहाँ पर देखने को ये मिलता है। तो आपने देखा होगा दीपावली के टाइम पे जो झालर होती है छोटे छोटे लैंपों की, वो क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है लैंपों का, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे या कहाँ किया जाता है इसका उपयोग, तो झालर बनाने में, जिसको क्या बोलते हैं, रोशनी बोलते हैं ना, रोशनी बनाने में। ठीक है, तो झालर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब ये यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर एंड होता है। अब उसके बाद हम तो चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? यदि रेजिस्टेंसों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि तीनों रेजिस्टेंस हैं ना, 3 या 4 या 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस इस प्रकार से जोड़े जाएं कि उनको समान सप्लाई वोल्टेज प्राप्त हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसका डायग्राम कैसा बनता है तो देखते हैं इसका डायग्राम ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये 3 रेजिस्टेंस हैं, हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1 R2 R3 है ना। तो ये 3 रेजिस्टेंसों को हम इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि तीनों में क्या हो, समान सप्लाई वोल्टेज मिले। तो यहां से इस प्रकार से इनको कनेक्ट कर देते हैं हम, और एक ही सप्लाई वोल्टेज के आर पार इनको हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। अब इन रेजिस्टेंसों को मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है V। तो अब जब सप्लाई वोल्टेज V देंगे तो यहाँ से I करंट प्रवाहित होगी ना। तो I जो करंट प्रवाहित होगी सप्लाई वोल्टेज देने पर, तो ये I करंट तीनों में से अलग अलग बढ़ जाती है ना। तो तीनों में बढ़ जाएगी। हम मान लेते हैं कि जो R1 रेजिस्टेंस है उनमें उसमें से प्रवाहित होने वाली करंट I1 है, और जो R2 रेजिस्टेंस है उसमें से प्रवाहित होने वाली करंट क्या है, I2 है, और जो R3 रेजिस्टेंस है उसमें से प्रवाहित होने वाली करंट को मान लिया कि ये I3 है ना। तो जो I करंट होगी सर्किट की कुल करंट होगी, और ये कुल करंट क्या होगी, 3 भागों में बढ़ जाएगी ना, I1 I2 और I3। अब I1 I2 और I3 तीनों का योगफल सर्किट की कुल करंट के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I = I1 प्लस I2 प्लस I3 ना। यदि 4 रेजिस्टेंस होते तो I4 हो जाता, 5 होता तो I5 हो जाता, अर्थात इस प्रकार से चलता रहता है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, है ना। अब देखते हैं कि I1 में से कितनी करंट, अब देखते हैं हम कि R1 में से कितनी करंट प्रवाहित होगी, और R2 में से कितनी करंट प्रवाहित होगी, और R3 में से कितनी करंट प्रवाहित होगी। तो R1 में करंट, तो R1 रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, I1 = V/R1, ठीक है। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ये होगा करंट के बराबर ओम के नियम से। हाँ, तो ये R1 रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो V वोल्टेज मिल रही है, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, तो ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। इसी प्रकार से हम R2 में करंट निकालेंगे, तो R2 में जो करंट आएगी I2 = V/R2, ठीक है। उसी प्रकार हम R3 में करंट निकालेंगे, तो I3 = V/R3 ना। तो हमको R1 में करंट मिल गई, R2 में करंट मिली और R3 में करंट मिली। अब I1 I2 और I3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये है, तो I = क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू क्या है, V/R1, तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस I3 की वैल्यू क्या है, V/R3 ना। इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। अब ओम के नियम से हम जानते हैं कि I = क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। अब हमको इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, R को हम क्या कर देंगे, RT मान लेंगे। तो I = V/RT हो जाएगा। तो I की वैल्यू V/RT यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो V/RT = V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि तीनों में वोल्टेज समान है, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो V/RT = V कॉमन लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ना, ये मिल जाएगा हमको। अब यहाँ वोल्टेज से वोल्टेज ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये राशि दोनों के गुणनफल में है ये। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो इसमें इसको का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं R1/RT बचेगा और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ना। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का हमको फार्मूला मिल जाता है 1/RT इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। हमको ये क्या मिल जाता है, एक फार्मूला मिल जाता है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों और अलग अलग मान के जुड़े हों तब हम इस फार्मूले का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं ना। अब जब समान वैल्यू के रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जुड़े हों तो उस समय हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो उस समय जो फार्मूला होता है RT इक्वल टू R/N ना। RT इक्वल टू R/N, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और R क्या है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ना। तो यहां से हमको ये दो फार्मूले याद रखना है, ठीक है। तो सीरीज जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें ये फार्मूले उपयोग होंगे। अब हम देखते हैं कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिए कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज की वैल्यू समान होती है ना। तो समांतर संयोजन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक है, तो पैरेलल संयोजन में या पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू समान होती है। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक को क्या है, V वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखना है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली करंट अलग अलग होगी ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान अलग अलग होगा ना, I1 I2 I3, जिनका योगफल सर्किट की कुल करंट के योग के बराबर होगा, अर्थात I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस प्रकार से ये होगा ना। उसके बाद हमको याद रखना है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसका उपयोग कम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमको कम मान का रेजिस्टेंस प्राप्त करना होता है, ठीक है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि आपको चालकता पूछा है, जैसे 3 रेजिस्टेंस दिए हैं R1 R2 R3 ना, और उनकी क्या पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो उनकी कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला होता है G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 ना। कंडक्टिविटी निकालना है अर्थात कंडक्टेंस निकालना है, तो कंडक्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब ये चालकता होती क्या है, तो इसको हम अगले लेक्चर में आपको अच्छे से बताएंगे कि चालकता क्या होती है ना, क्या इसके गुण होते हैं और किसका ये व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि G इक्वल टू G1 प्लस G2 G3 ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपको इतनी बातें याद रखना है। और एक बात और याद रखना है यहाँ से कि जो रेजिस्टेंस है ना R1 R2 R3, तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें ज्यादा करंट प्रवाहित होगी ना, होगी, ठीक है। तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें अधिक करंट प्रवाहित होगी, तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें कम करंट प्रवाहित होगी, स्वाभाविक सी बात है ना। अब हम देखते हैं इसके दोष। तो इसमें दोष किसी प्रकार का नहीं होता है, तो दोष में यदि एक भाग ओपन हो जाए तो सारा सर्किट क्या होता है, चलता रहता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हमारी जो घरों की वायरिंग होती है वो क्या समांतर क्रम में ना, हमारे जो घरों की वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, ताकि जो प्रत्येक डिवाइस है जैसे फैन हुआ और हमारा ट्यूबलाइट हुआ आदि को क्या मिल सके, समान वोल्टेज वहां पर मिल सके और वो अपनी करंट रेटिंग के हिसाब से करंट वहां पर क्या ले सके, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।